नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी में आज हम बात करने वाले हैं रीढ़ की हड्डी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण भाग है। रीढ़ की हड्डी न सिर्फ हमारे शरीर को संरचना प्रदान करती है, बल्कि रीढ़ की हड्डी के सहारे ही हमारे शरीर की नाड़ियां, मांसपेशियां, नसें शरीर के अलग अलग भागों से संकेतों को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य ही करती हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी दिनचर्या दर्शकों बदल रही है, खान पान का तरीका, गलत उठने बैठने का तरीका और साथ ही साथ तनाव के कारण कहीं ना कहीं हमारी रीढ़ की हड्डी काफ़ी हद तक प्रभावित होती है और इसी के कारण रीढ़ की हड्डी से जुड़े विकार सामने आने लगे हैं और कम उम्र के लोगों में भी ये विकार देखने को मिले हैं। आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे कि आखिर रीढ़ की हड्डी से जुड़े विकार यानी कि स्पाइनल डिसऑर्डर्स आखिर होते क्या हैं, और साथ ही साथ दर्शकों ये भी जानेंगे कि योग के जरिए किस तरह से हम इस समस्या से पार पा सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ योगाचार्य श्री गुलशन कुमार जी हैं, जो कई सालों से योग के जरिए लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं गुलशन कुमार जी का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। और दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में 2 योग प्रशिक्षु भी जुड़े हुए हैं, जिनका नाम मैं आपको बता देती हूँ। हमारे साथ अलका भाटिया जी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जपनीत सिंह छाबड़ा जी हैं, जो आज हमारे इस कार्यक्रम में योग करके हमें दिखाने वाले हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुलशन जी, आज जैसा कि हमारा विषय है रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ हमारा ये विषय है, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर के लिए मानी जाती है, और इसमें अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाए तो ये किस तरह से हमारे शरीर के लिए, किस तरह से हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर यूं कहें कि सारी हमारी शारीरिक क्रियाओं का संचालन, हमारा उठना, बैठना, लेटना, चलना, सोना, ये सब रीढ़ की हड्डी से ही जुड़ा हुआ है। और रीढ़ की हड्डी क्योंकि हमारे मस्तिष्क के अंदर एक केनाल है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर है, जिसे हम स्पाइनल कोर्ड्स कहते हैं। हमारे शरीर के जितने भी संदेश हैं मस्तिष्क को जाते हैं, इसी स्पाइनल कोर्ड से ही जाते हैं, और मस्तिष्क से शरीर को जितने संदेश जा रहे हैं वो भी इसी स्पाइनल कोर्ड से ही जाते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारी स्पाइनल कोर्ड को पूरी तरह प्रोटेक्ट करती है। हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर 33 वर्टिब्रास होते हैं और हर वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क है, और डिस्क का कार्य है कि हम अपनी रीढ़ की हड्डी को गतिशीलता देते हैं। आगे झुक सकते हैं, पीछे झुक सकते हैं, साइड बेंड कर सकते हैं। और अगर हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारी डिस्क में कोई भी समस्या आ जाती है तो फिर हमारी सारी शारीरिक गतिविधियां उससे प्रभावित होने लगती हैं। हमारी सारा उठना, बैठना, चलना फिरना सारा ही एक तरह से रुक सा जाता है। एक उदाहरण से हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो किसी की रीढ़ की हड्डी में कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो व्यक्ति फिर चल फिर नहीं सकता। तो यहाँ पर ये बात सीधी सीधी समझ में आ जाती है कि जब भी रीढ़ की हड्डी में कोई भी दोष पैदा होगा तो हमारा पूरी जो शरीर की संरचना है वो पूरी तरह बिगड़ने लगती है, और फिर हम अपनी जो गतिविधियां हम शरीर से कर पाते वो नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल गुलशन जी, तो आपने बताया कि कितनी महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर के लिए है, हमारे अस्तित्व के लिए है। आजकल की अगर हम बात करें तो आखिर क्या वजह है गुलशन जी कि युवाओं में विशेष रूप से, बढ़ती उम्र के साथ तो तकलीफ देखने को मिलती है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कई समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन युवाओं में आखिर रीढ़ की हड्डी से जुड़े विकार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्यों सामने आ रहे हैं, इसका क्या कारण आप मानते हैं? आज का जो युवा वर्ग है वो अक्सर डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पे आगे गर्दन झुका करके घंटों घंटों काम कर रहा है, और रीढ़ की हड्डी में गतिशीलता लगातार कॉन्स्टेंटली सिटिंग होने के कारण, गतिशीलता नहीं मिल पाने के कारण युवाओं में रीढ़ की
हड्डी से संबंधित विकार पैदा होते जा रहे हैं। किसी को गर्दन में दर्द हो रहा है, किसी को कमर में तकलीफ़ हो रही है, किसी के कंधे में परेशानी हो रही है, किसी की बाह में दर्द हो रहा है। इस तरह से देखा गया है कि रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए ये सब विकार आज की युवा पीढ़ी इसका शिकार हुई है। इसका जो प्रमुख कारण है रीढ़ की हड्डी में गतिशीलता ना दे पाना, एक्सरसाइजेस नहीं करना, योग नहीं कर पाना, ये एक प्रमुख कारण है जिससे रीढ़ की हड्डी के अंदर दिन प्रतिदिन युवाओं में विकारों की परसेंटेज बढ़ती ही चली जा रही है। बिल्कुल। गुलशन जी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या गलत उठने बैठने का पोस्चर भी कहीं ना कहीं हमारी रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है? अगर हम सही तरीके से बैठते नहीं हैं, उठते नहीं हैं, तो क्या उससे भी कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी अफेक्ट होती है? ये बात सोनाली जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हमारा पोस्चर गलत है, अगर व्यक्ति का बैठने का तरीका आगे झुक कर के बैठा हुआ है और सोफ़ा है तो पीछे से टेक लगा के बैठे हुए हैं, तो रीढ़ की जो शेप है वो राउंड अप होती जा रही है, जबकि रीढ़ हमारी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए, तो वो चीज़ गलत होगी। व्यक्ति कोई भारी सामान उठा रहा है तो वो अपना भारी सामान रीढ़ की हड्डी पे जोर डाल के उठा रहा है, जबकि उसको अपनी टांगों पे, अपने घुटनों पे जोर डालते हुए भारी सामान उठाना चाहिए। यहाँ ये गलती हो रही है। कोई भी युवा आज देखो तो पैसा कमाने के कारण अपने शरीर की वो उपेक्षा कर रहा है। लॉन्ग सीटिंग हो रही है, पूरी पूरी रात जाग के बच्चे काम कर रहे हैं, तो जिसके कारण ओवर ईटिंग हो रही है, मोटापा बढ़ाने वाला सामान का इनटेक ज़्यादा हो रहा है, फ्राइड फूड ज़्यादा हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी से हमारा पूरा शरीर बंधा हुआ है। जब भार बढ़ जाएगा शरीर का तो वो भार किसे ढोना पड़ता है? हमारी रीढ़ की हड्डी ही उस भार को संभालती है, और मोटापे की वजह से भी ये समस्या युवाओं में आजकल बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल। तो योग की यहाँ पर बात कर लेते हैं गुलशन जी कि योग किस तरह की भूमिका निभाता है जब रीढ़ की हड्डी से जुड़े विकार उत्पन्न होने लगते हैं, और साथ ही साथ योगाभ्यास से पहले शरीर को किस तरह से तैयार कर सकते हैं, किस तरह की विधियाँ, गतिविधियाँ हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में शुरू कर सकते हैं ताकि जब हम योगाभ्यास शुरू करें तो हमारा शरीर कहीं ना कहीं पहले से ही प्रिपेयर्ड हो। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि योग एकदम योग नहीं शुरू किया जा सकता। योग करने से पहले आप शरीर की थोड़ी सी प्रिपरेशन करें ताकि आपके शरीर के जॉइंट थोड़े लचीले हो जाएं, रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी गतिशीलता आए। तो उसके लिए मेरे दोनों साधक आए हुए हैं, जपनीत जी, अलका जी, ये आपको थोड़ा सा करके बताएंगे कैसे हम इसको कर सकते हैं। आर्म्स को अलका जी, जपनीत जी, साइड में करते हुए अपने शोल्डर्स को आप रोटेट करें ऐसे जिससे आपके शोल्डर्स में एक गतिशीलता आती जाए। आपके शोल्डर 5 to 6 टाइम ऐसे रोटेट करते जाइए, और इसी तरह से आप एंटी क्लॉकवाइज करें। 5 to 6 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपनी शोल्डर्स को आप रोटेट करते हैं। जैसे जैसे आपके कंधों में एक गतिशीलता आती है, आपकी रीढ़ की हड्डी पर आपकी जो गर्दन की बैक मसल्स है वो इससे एक्टिवेट होती चली जा रही है, जिससे हाथ नीचे ले आए। एक तो ये विधि कर सकते हैं। एक है कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को ट्विस्टिंग दे सकते हैं। राइट हैंड को अपने लेफ्ट नी के ऊपर रखना है और लेफ्ट वाला हाथ पीछे की तरह। इससे आप क्या करें, अपनी स्पाइन को यहाँ ट्विस्ट करते हुए यहाँ पर आप सांस लेते रहेंगे। 4-5 टाइम सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। ऐसे 5 टाइम्स करने के बाद हाथ की पोजीशन बदल देंगे। दूसरा वाला लेफ्ट वाला हाथ आपका इधर लेफ्ट वाले घुटने पे आएगा
और आपकी जो स्पाइन है वो एक कर्व ले लेती है, जिसके करने से आपकी स्पाइन की जो रिजिडिटी है, जो कठोरता है, वो कम होने लगती है। आप इसमें 4-5 टाइम गहरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। एक बार फिर से दोनों हाथ घुटनों पे लाएं और राइट हैंड अपना एक बार फिर से लेफ़्ट वाले घुटने के ऊपर टिकाते हुए लेफ़्ट हैंड को पीछे की तरफ आप देखो, आपकी रीढ़ की हड्डी में एक गतिशीलता आती जा रही है, जो कठोरता है वो कम होने लगती है। अब अपना दूसरे हाथ को दूसरे घुटने पे ले आएंगे आप। इस तरह से आप योग की प्रिपरेशन, योग शुरू करने से पहले अपने शरीर की प्रिपरेशन करें। ऐसे करने से आप पाएंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में एक लचीलापन फिर से आना शुरू हो जाएगा। दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रख लें। और एक तीसरी विधि हम और करेंगे, चेस्ट अप करते हुए गर्दन पीछे ले जाएं, सांस भरते हुए पीछे आपकी जो मिडिल स्पाइन है वहाँ पे इसका प्रभाव आप डालते हैं। सांस छोड़ते हुए अपने सिर को सामने की तरफ ले आइए। इस तरह से आप अपनी मिडिल स्पाइन को इस तरह तैयार कर रहे हैं। सांस लेते हुए अपने सिर को पीछे ले जाएं और अपनी मिडिल स्पाइन के ऊपर इस विधि का इम्पैक्ट आप देते हैं तो उसकी जो हार्डनेस है स्पाइन की वो कम होने लगती है। सांस छोड़ते हुए चेहरा सामने की तरफ लाइए। एक बार और करके दिखाएं जपनीत जी, अलका जी। सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने फेस को सामने की तरफ ले आना है। इस तरह से योग आरंभ करने से पहले तैयारी शरीर की जाती है और फिर आपके लिए योग करना आसान हो जाता है। बिल्कुल गुलशन जी, तो कहीं ना कहीं योग शुरू करने से पहले इन अभ्यासों को ज़रूर शामिल करें अपनी दिनचर्या में। बिल्कुल गुलशन जी, हमने कई बार सुना है कि लोग कहते हैं कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो काफ़ी स्टिफ है, वो कई बार नीचे भी नहीं झुक पाते। तो रीढ़ की हड्डी का लचीलापन, कई लोग की रीढ़ की हड्डी में लचीलापन नहीं होता, इसका क्या कारण माना जाता है? लैक ऑफ एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइजेस का जिनके शरीर में अभाव रहता है उनके रीढ़ की हड्डी में कठोरता, रिजिडिटी बहुत अधिक होती है। अगर जिनकी रीढ़ की हड्डी में कठोरता अधिक है वो धीरे धीरे एक्सरसाइजेस करें, योग करें या कुछ भी जो उन्हें समझ में आता है वो कुछ भी करें, तो धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी में आई हुई कठोरता कम होने लगती है। प्राय ये देखा गया है कि जब हम योग करने लगते हैं तो रीढ़ की हड्डी के अंदर एक गतिशीलता पैदा होती है, जिससे डे बाय डे जो कठोरता है वो कम होने लगती है। रीढ़ की हड्डी योग द्वारा फ्लेक्सिबल हो जाती है। बिल्कुल गुलशन जी, कई ऐसे विकार हैं जो केवल रीढ़ की हड्डी से ही संबंधित है, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो केवल रीढ़ की हड्डी से ही संबंधित हैं और आज के समय में वो लगातार उसके मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन की रीढ़ में आए विकार को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। गर्दन में पीड़ा होने लगती है। गर्दन में जब पीड़ा होती है तो टिंगलिंग होती है, बाहाँ में झुनझुनी सी होने लगती है, बाहाँ में हाथ की उंगलियों तक सुन्नपन जाने लगता है, बाहाँ सुन्न रहने लगती है, बाहाँ ऊपर नीचे करने में पीड़ा का अनुभव होने लगता है। इस तरह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। इसके अतिरिक्त कमर में दर्द हो जाना, कमर की रीढ़ की हड्डी यदि स्टिफ हो गई तो कमर में दर्द होते होते कमर में जो दर्द की लहर है वो टांगों के निचले हिस्से तक जाती है। व्यक्ति का चलना फिरना बड़ा कठिन सा हो जाता है इस तरह से। इसके अलावा कमर की मांसपेशियों में स्टिफनेस आने की वजह से भी कमर में दर्द रहने लगता है। एक तो होता है रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आई, एक हुआ कि कमर की मांसपेशी में प्रॉब्लम है और वो स्टिफ होगी तो कमर में दर्द रहने लगेगा।
तीसरा कारण है रीढ़ की हड्डी में ट्यूबरक्लोसिस हो जाना। अधिकांश मामलों में जब तक कोई जांच नहीं होती तब तक व्यक्ति एक साधारण सी कमर दर्द को रीढ़ की हड्डी का दर्द ही मानता है, लेकिन जब बहुत दिन की योग कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, तब भी कमर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर के द्वारा करा लेना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस की बढ़ जाने पर भी वहाँ जो बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के हैं तो वो बैक्टीरिया अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड में घाव कर दिया, इंजरी वहाँ पर घाव हो गया, तो वो रीढ़ की हड्डी का दर्द फिर सर्जरी के बगैर ठीक होता नहीं है। इसके अतिरिक्त और भी स्पाइनल डिसऑर्डर हैं। कोफियोसिस में कुब्बड़पन आने लगता है, व्यक्ति का ऊपर का रीढ़ का हिस्सा गोल होने लगता है, गोलाई होने, ऐसे ऊपर से झुक जाता है शरीर। एक होता है स्कोलियोसिस, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आने लगता है। ये बीमारियां रेयर में बहुत कम लोगों को देखी गई हैं, सभी को नहीं होती। एक स्पाइनल डिसऑर्डर है लॉर्डोसिस, कमर अंदर धंस जाती है और पेट बाहर निकलने लगता है। इस बीमारी को लॉर्डोसिस नाम दिया गया। ये भी एक स्पाइनल डिसऑर्डर है। ये तीनों कोफियोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, ये लाखों में किसी एक दो व्यक्ति को होते हुए देखे गए हैं। इस तरह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लो बैक पेन एक कॉमन प्रॉब्लम है, और ये जो तीन बीमारियां मैंने बताई हैं ये रेयर ही लोगों को होती हैं। बिल्कुल। और गुलशन जी, आजकल स्लिप डिस्क की समस्या भी बहुत आम होती जा रही है, ये भी बहुत लोगों को इससे भी काफ़ी तकलीफ होती है, तो ये इसका अर्थ क्या होता है? स्लिप डिस्क, हमारी जो डिस्क है उसके डिस्क के अंदर एक जेली है और उसके ऊपर एक परत है, काफ़ी परत मोटी होती है। जब डिस्क के ऊपरी केस में दरार आ जाती है तो जेली बाहर आ जाती है। जब वो जेली बाहर आ जाती है तो वहाँ से जो नसें निकल रही हैं उन नसों पे दबाव पड़ता है तो बड़ा सीवियर पेन होने लगता है। पेशेंट बड़ा असहनीय दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये देखा गया है कि बिना सर्जरी कराए जो स्लिप डिस्क है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन से या किसी अच्छे योगाचार्य की देख रेख में अगर स्लिप डिस्क की कुछ विधियां कर ली जाएं तो बिना सर्जरी के स्लिप डिस्क ठीक हो जाती है। काफ़ी लोगों को ठीक होते हुए देखा गया है, तो उनमें से ये योग का भी एक साधन अपनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो गुलशन जी, आप कुछ ऐसे योगाभ्यास बताएं हमारे दर्शकों को जो तमाम आपने जो बीमारियां भी बताई हैं इनसे कहीं ना कहीं समाधान उनको मिल सके। हाँ, योग के जरिए। स्लिप डिस्क के लिए कुछ प्रमुख विधियां हैं जो हम बताने जा रहे हैं। दोनों मेरे साधक लेट जाएंगे, सीधे होकर के लेट जाएंगे। ये स्पेशल स्लिप डिस्क के लिए हम ये योग करने जा रहे हैं। दोनों हाथों को एक साथ कंधों के पैरेलल फैलाएंगे। राइट लेग को स्ट्रेट पोजीशन में ऊपर उठाएं, राइट लेग को ऊपर उठाएं। पैर को अपने लेफ्ट हैंड के पास टच करना है। अब जैसे ही आप अपने पैर को लेफ्ट साइड टच करते हैं, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपका जो नीचे का स्पाइन है, वहाँ पर इसका तत्काल प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अपने पैर को इसी तरह वापस लाएंगे ऊपर की तरफ से और फिर पैर को नीचे की तरफ ले आना है। ऐसे ही हम लेफ्ट पैर को ऊपर उठाते हैं। ये है विपरीत हस्तपाद स्पर्शासन। इस विधि को बड़े धीरे धीरे किया जाता है। जिनको स्लिप डिस्क प्रोलैप्स हो गई है वो इतनी तेजी से कर ही नहीं पाते, उनको थोड़ा सा सहारा दिया जा सकता है और इसी तरह से पैर को ऊपर लाते हुए वापस आपको आना है और पैर नीचे ले आएंगे। ये सबसे अच्छा स्लिप डिस्क का उपचार है। अनेक लोगों पे इस पर प्रयोग किए गए
और पाया गया कि सभी को लाभ हुआ, सभी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में लाभ हुआ। अदरवाइज तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंदर सर्जरी के अलावा तो कोई और रास्ता है ही नहीं। सर्जरी कराने से पहले ये विधि जरूर करके देख लें, डेफिनेटली बेनिफिट्स होगा। बिल्कुल गुलशन जी, तो यहाँ पर आपने स्लिप डिस्क को लेकर योगासन बताए हमारे दर्शकों को। कई लोगों में ये समस्या भी देखने को मिलती है कि जब वो बिस्तर से उठते हैं सोने के बाद सुबह के वक्त, तो चक्कर आते हैं उनको। तो क्या ये गर्दन संबंधी या रीढ़ की हड्डी संबंधी कोई विकार है और इसका समाधान किस तरह से किया जा सकता है? चक्कर आने का संबंध रीढ़ की हड्डी से है भी और नहीं भी, दोनों ही बातें हैं। अगर सुबह उठते ही किसी की डायबिटीज़ मान लो है, उनकी शुगर लो हो रही है, तो उनको सुबह उठते ही चक्कर आएंगे। ब्लड प्रेशर यदि हाई है तो भी सिर में चक्कर आ सकते हैं। और तीसरी बात जो आपने कही कि गर्दन में कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो भी चक्कर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण भी आते हैं। और चौथा कारण है कान के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो ये ईएनटी वाले डॉक्टर देखेंगे। अगर आपको कान में प्रॉब्लम है तो वो ईएनटी वाले ही उसको चेक करके बता सकते हैं। हाँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण अगर चक्कर आ रहे हैं तो वो योग पद्धति से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के आने वाले चक्करों का समाधान हो सकता है। और किस प्रकार से हो सकता है ये भी बताएं। दोनों हाथों को कमर की साइड में रखते हुए श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर करें। ऐसी आप अपनी गर्दन की स्पाइन को स्ट्रेच करते हैं, सांस छोड़ते छोड़ते चिन को नीचे की तरफ ले आते हैं। इस तरह से आप कंटिन्यू 5 to 7 टाइम्स करते रहिए। सांस लेते हुए सिर को ऊपर करें। आपकी नेक की स्पाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादातर ये गर्दन की C4 C5 में प्रॉब्लम्स आती है। तो कहीं किसी किसी को बाहाँ में सुन्नपन आने लगता है, किसी किसी की गर्दन में दिक्कत आने लगती है, दर्द होने लगता है गर्दन में, किसी किसी को चक्कर आने लगते हैं। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण चक्कर आ रहे हैं तो इन विधियों का प्रयोग यदि करेंगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण आने वाले वर्टिगो की प्रॉब्लम से हमारा बचाव हो जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरी विधि एक और करके दिखा दीजिए। गर्दन को लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ते हैं, सांस लेते हुए अपनी गर्दन लेफ्ट साइड की ओर मोड़ें और गर्दन की मांसपेशी में कसाव अनुभव करें। यहाँ पे 5 तक काउंट करें, 1 2 3 4 5। सेंटर में गर्दन को ले आए, रिलैक्स। इसी तरह गर्दन को आप राइट साइड की तरफ टर्न कीजिए। यहाँ पे रोकना है, आपकी गर्दन की साइड मसल्स पे इफेक्ट आ रहा है। 1 2 3 4 5। इस तरह से सामने की तरफ देखें। एक बार फिर से कर लीजिए। लेफ्ट साइड गर्दन को मोड़ते हैं, सांस लीजिए। आपकी गर्दन की साइड मसल स्ट्रेच हो रही है। सांस छोड़ते हुए सेंटर में फेस को लाएं। सांस लेते हुए अपनी गर्दन को साइड से मोड़ें। इस तरह से अगर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी से जूझ रहे हैं तो इन विधियों का प्रयोग जरूर कर लीजिए। एक और तीसरी विधि हम करने जा रहे हैं। गर्दन को राइट साइड मोड़ते हुए कान को अपने शोल्डर के पास लाने की कोशिश करें। राइट साइड मोड़े, सांस भरते, अपने कान को शोल्डर से टच नहीं करना है, आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, आपको दूसरी तरफ स्ट्रेच होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए गर्दन को सेंटर में ले आएं। सांस भरते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ दें। इस तरह से आप अगर इस तरह से करते जाओगे तो डेफिनेटली आप गर्दन में होने वाली पीड़ाओं से जो समस्याएं आ रही हैं उससे मुक्ति पा जाओगे। एक बार और कर लीजिए। इस विधि को करना कितना है, अब यहाँ पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो करना किसको कितना है, कम से कम 5-5 बार तो जरूर करना चाहिए हर विधि को। तो ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली हम परेशानी से मुक्ति पा जाएंगे। ये है। इसके बाद कई लोगों को ये भी देखा गया है कि
आपकी गर्दन में दर्द है तो शोल्डर में पेन आ रहा है, शोल्डर में पेन आ रहा है तो कैसे उससे पाएं? दोनों हाथ साइड से ऊपर करते हुए योग करें। भुजवल्ली शक्ति योग, दोनों हाथ ऊपर तक ले लीजिए, ऊपर तक, पाम फेसिंग अपोजिट, हाथों को ऊपर खींचते हुए रुके, सांस छोड़ते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे लाएंगे। शोल्डर पे जो प्रेशर आ रहा है वो धीरे धीरे कम करते जाइए। अक्सर ये भी होता है कि जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो कुछ लोगों को कंधे में दर्द जाता है, बाਹਾਂ में दर्द होने लगता है, आधी बाहाँ में दर्द हो रहा है, हाथों की उंगलियों में सुन्नपन आ रहा है। सांस छोड़ते छोड़ते हाथ नीचे की तरफ ले आइए, सांस छोड़ते छोड़ते हाथ नीचे की तरफ ले आएं। ऐसे इनहेलिंग करते हुए हाथ ऊपर ले जाइए, एक्सेलिंग करते हुए हाथों को नीचे ले आएं। इस तरह से गर्दन में होने वाली पीड़ा, अगर सिर में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण चक्कर आ रहे हैं, उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। बाਹਾਂ में सुन्नपन आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। बस विधि पूर्वक, धैर्य पूर्वक बस करते रहिए। बिल्कुल गुलशन जी, तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और महिलाओं की बात कर लेते हैं। अक्सर 40 से 50 साल की अगर महिलाओं की बात की जाए तो अक्सर वो कमर में दर्द की शिकायत बताती हैं। तो इसके पीछे वजह क्या होती है और उन्हें क्या कुछ करना चाहिए इस दर्द के निवारण के लिए? वजह है मीनोपोज। 40-45 ईयर्स के बाद हर एक महिला को एक मीनोपोज, रजोनिवृत्ति की स्थिति से गुजरना पड़ता है। जब मीनोपोज की स्टेज आती है तो उस समय एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का बनना कम हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के कम बनने के कारण हड्डियों में रुका हुआ जो कैल्शियम होता है वो घुलनशील होकर के बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण हड्डियों में ऑस्टियोप्रोसिस होने लगता है। ऑस्टियोप्रोसिस होने के कारण महिलाओं को 45 और 50 की एज में कमर की दर्द, जोड़ों में दर्द होते हुए अक्सर ये समस्याएं आती हैं। तो इसका समाधान यही है कि वो योग अगर कर लेंगी तो जो ऑस्टियोप्रोसिस के कारण जो परेशानी आ रही है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसके लिए योग एक करके बता देते हैं। आप पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल लेट जाएं। भुजंग आसन, अर्ध भुजंग आसन, अर्ध भुजंग आसन, कोहनियाँ नीचे टिकाएं, कोहनियाँ नीचे, अपनी गर्दन को ऊपर उठा के अपने पैरों को पीछे से फ्लैट करें, ऊपर की ओर देखें। ऐसे अगर महिलाओं में कमर की दर्द की शिकायत आ रही है तो ऐसे करने से उनको आराम मिलता है। सिर को धीरे धीरे नीचे ले आइए, सांस को छोड़ दें। एक बार फिर से सिर को ऊपर कर लीजिए, सांस भरें। इससे जो 40 और 50 ईयर्स की एज में जो महिलाओं गुजर रहा है उनका समय, उनको कमर के दर्द में आराम मिल जाएगा। माथा नीचे ले आइए, छोड़ दीजिए, बस थोड़ा आराम करें। ये भी विधि कम से कम 5 बार सुबह शाम वो करें तो उनको अच्छा लगेगा। बिल्कुल गुलशन जी, यहाँ पर गर्भवती महिलाओं की भी बात कर लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान भी कई महिलाओं को कमर की दर्द की शिकायत रहती है और जैसे जैसे गर्भावस्था का समय बढ़ता रहता है ये दर्द बढ़ने लगता है। तो उनमें उनकी रीढ़ की हड्डी उस वक्त किस तरह से काम करती है और क्यों ये दर्द रीढ़ की हड्डी में उत्पन्न होता है? जैसे जैसे गर्भावस्था का समय आगे बढ़ता है, 6-7 मंथ की स्टेज पे जो भी प्रेग्नेंट महिला है और उसका जो यूट्रस है उसका भार बढ़ रहा है, बच्चे का भार बढ़ा, बच्चा ग्रो कर रहा है, तो जो हमारी कमर रीढ़ की हड्डी है वो अंदर की तरफ खिंचती चली जाती है। अंदर रीढ़ की हड्डी पे गर्भावस्था के दौरान यूट्रस का भार बढ़ जाने से महिलाओं को कमर में दर्द की शिकायत आती है। तो जो भी उनकी गायनिक है वो उनको बताती हैं कि ये वाली विधियां आप करें, और ऐसे में कुछ सप्लीमेंट्स की बात भी कही जाती है क्योंकि महिलाओं में उस समय कैल्शियम और विटामिन डी की कुछ मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत होती है। वो उनकी गायनिकोलॉजिस्ट उनको बता देती हैं, वो लेते रहें। साथ में योग में हम क्या कर सकते हैं, तो आप कैट पोज में आएँ, मार्जरी योग करें, दोनों घुटनों के बल बैठें
और इस तरह हिप्स ऊपर, राइट वाले घुटने को साइड से ऊपर करते हुए सांस भरिए। इस तरह से घुटना नीचे लाएं, दूसरे घुटने को ठीक ऐसे ही ऊपर करें। ये गर्भावस्था के दौरान ये विधि की जा सकती है, जिससे कमर में काफ़ी आराम मिलता है। ऐसे एक एक बार और कर दीजिए अच्छे से, और ऊपर करें, नीचे लाएं। क्योंकि पेट की विधियां नहीं की जाती। जब बच्चा 7-8 महीने की गर्भावस्था में हो जाए तो पेट पे जोर डालने वाली विधियों को करना मना है। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर आपसे जानना चाहते हैं कि कई लोगों को जब कमर दर्द की शिकायत रहती है और लंबे समय से वो शिकायत रहती है, तो उनका अक्सर ये सवाल होता है गुलशन जी कि किस तरह के गद्दे पर सोएं, या गद्दे पर ना सोएं, ज़मीन पर सोएं, या गद्दे पे सोएं, या मैट्रेस पे सोएं। तो कई तरह के उनके सवाल होते हैं, तो इसका सही जवाब क्या है आखिर? सही जवाब तो यही है कि आप जिनको भी कमर दर्द की तकलीफ है, मैट्रेस आप अपने घर के रुई का गद्दा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गद्दा थोड़ा सा ठोस होना चाहिए। ज़्यादा सॉफ्ट मैट्रेस पे लेटने से कमर की समस्याएं अक्सर बढ़ जाती हैं। मैट्रेस को यूज़ अधिक ना करें। मैट्रेस अगर यूज़ करना है तो हार्ड होना चाहिए, और रुई का गद्दा आप अपने बेड के ऊपर लगा के लेट सकते हैं, या हार्ड कोई मैट्रेस है उस पे भी कर सकते हैं, या ज़मीन पर लेट सकते हैं। इस तरह से अगर हम अपनी जीवन पद्धति में थोड़ा बदलाव करेंगे तो कमर के होने वाली तकलीफ से हम बच जाएंगे। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि कई लोगों को जब गर्दन में दर्द होता है तो क्या तकिया इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लगाना चाहिए। अगर आप तकिया नहीं लगाएंगे तो आपकी गर्दन की साइड की मसल्स, जब आप साइड करवट लेके सोएंगे तो नीचे सपोर्ट है नहीं, तो आपकी गर्दन की साइड की मसल एक तरफ ओवर स्ट्रेच हो जाएगी। उससे अगले दिन आपको उठ करके और ज़्यादा परेशानी होगी। हाँ, कितना हाइट का कुशन यूज़ करना है, ये ज़्यादा हाइट का कुशन यूज़ ना करें। 2-3 इंच ऊंचा कुशन जरूर इस्तेमाल करना है। नहीं करेंगे तो आपकी गर्दन की तकलीफ ज्यों की त्यों बनी रहेगी, या उसे ठीक होने में समय लग जाएगा। ये इसका सही उत्तर है। बिल्कुल। और गुलशन जी, जिस तरह से ऑफिसों में हम कई घंटे काम करते हैं, ऐसे में कई लोगों को कमर की समस्या हो जाती है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या हो जाती है। तो ऑफिस में बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी को सेहतमंद कैसे बनाएं? रीढ़ की हड्डी को सेहतमंद बनाने के लिए जो ऑफिस में वर्किंग आवर्स हैं, 7 घंटे 8 घंटे, बॉडी और हमारी रीढ़ दोनों ही स्टिफ हो जाती है। तो खड़े होकर के 1-2 घंटे के बाद थोड़ा सा टहलें, गर्दन थोड़ा सा मूव करें। ऐसे ही लोग जो ड्राइविंग करते हैं उनको भी मैं यही सलाह देता हूँ कि 2 घंटे के वो ड्राइविंग करने के बाद कहीं पर रुक जाएं, अपनी गाड़ी को खड़ा कर दें। ऐसे ही ऑफिस में काम कर रहे हैं तो खड़े होकर के आप बताएं कटी चक्र आसन। खड़े होकर के ये सिंपली ऑफिस में किया जा सकता है। पाँव के बीच में थोड़ा सा अंतर दें, 1.5 फीट का, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ लेफ्ट साइड की ओर करते हुए अपनी रीढ़ को ट्विस्ट कर दें। ऐसे करेंगी ना, अकड़ाहट आपकी रीढ़ की हड्डी की खत्म हो जाएगी। तो सांस छोड़ते हुए ऐसे ही दोनों हाथ राइट साइड की तरफ मोड़िए, अपनी रीढ़ को ट्विस्ट कर दें। ऐसे करने से रीढ़ एनर्जेटिक हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी। हाथ दोनों सामने की तरफ लाइए। इस तरह से एक एक बार और करके दिखा दीजिए। घुटने सीधे रहें। आपकी रीढ़ की हड्डी पे ट्विस्टिंग करते समय दबाव पड़ना चाहिए। दोनों हाथ सामने की तरफ लाइए। सांस लेते हुए ऐसे ही इस तरह मोड़ें। ये ऑफिस में बीच बीच में खड़े होके अगर कर लेंगे तो अकड़ाहट रीढ़ की हड्डी की खत्म हो जाएगी, आराम मिलेगा। हाथ नीचे करें। एक और विधि कर सकते हैं, अर्धचंद्राकार आसन करें। राइट आर्म ऊपर करें और लेफ्ट साइड शरीर को अर्धचंद्राकार का आकार दें। सांस भरते हुए जाइए ऐसे। ये भी ज़्यादा स्पेस नहीं है ऑफिस के अंदर, इतना कर सकते हैं।
इसी तरह से सीधे हो जाएं, सांस भरते हुए साइड से कीजिए, सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाए। ये 3-3 बार दोनों तरफ से कर लेंगे तो आपकी ऑफिस में जो रीढ़ की हड्डी की समस्या आ रही है वो नहीं होगी। बिल्कुल। योग के साथ साथ गुलशन जी खान पान कितना महत्वपूर्ण होता है? जैसे हम कई बार कहते हैं कि अगर आँखों की रोशनी तेज करनी है तो गाजर खाएं, बादाम खाएं। ऐसे अगर रीढ़ की हड्डी की सेहत की बात करें विशेष रूप से, तो भोजन में क्या कुछ चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं ताकि इसकी सेहत अच्छी रहे? रीढ़ की हड्डी की सेहत को अच्छा रखने के लिए प्रचुर मात्रा में कैल्शियम हमें चाहिए, और प्रचुर मात्रा में कैल्शियम हमें मिल्क से मिलता है। मिल्क प्रोडक्ट आप लें, दही खाएं, पनीर खाएं, दूध लें। आजकल दूध पीना लोगों ने बंद कर दिया है, वो सामान खाते हैं, दूध को इग्नोर करते हैं। दूध के अंदर सबसे अच्छा कैल्शियम का सोर्स है, तो ये कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ा धूप में ज़रूर टहलें। विटामिन डी की कमी की वजह से भी जो हमने भोजन में कैल्शियम लिया है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता। तो थोड़ा सा धूप में ज़रूर टहलना है, चाहे 10 मिनट 15 मिनट मॉर्निंग की धूप में सन बाथ ले लें, तो इससे भी रीढ़ की हड्डी को काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगा। और लेकिन योग जरूर करें। जब तक आप रीढ़ को गतिशीलता नहीं देंगे तब तक रीढ़ का स्वस्थ रहना असंभव है। तो योग जरूर करना है, चाहे 20 मिनट का करें, चाहे 30 मिनट का करें। जिसके पास जितना समय है वो योग को शरीर के लिए जरूर समय निकालें। तो बिल्कुल गुलशन जी, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? रीढ़ की हड्डी स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहें, क्या कुछ आप दर्शकों को चलते चलते कहना चाहेंगे? संतुलित आहार लेना है सभी को, और दूध दही का प्रयोग भरपूर मात्रा में करें, प्रतिदिन योग करें, और खाने में सभी तरह की चीज़ों को आप शामिल करें। शाकाहारी भोजन लें, तो इतना कर लेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ रहेगी। बिल्कुल। तो गुलशन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली जी। और साथ ही साथ दोनों योग प्रशिक्षु जो हैं हमारे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें इतने अच्छे योगाभ्यास करके दिखाए। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं संजीवनी का आज का भाग आप सभी को पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।